प्यारे साथियों, आज मैं बहुत दिनों के बाद पुनः अपने YouTube चैनल लक्ष्य गुरुकुल क्लासेस पर आप तमाम बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद जताता हूं कि आप सभी बिहार एसएससी वीडियो के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज से आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और मैं पूरा प्रयासरत हूं कि आज के बाद से डेली आपके एक एक वीडियो डाला करूंगा। देखिए, बिहार एसएससी लेकर के बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे परीक्षार्थियों में भ्रामकता फैल चुकी है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। आज मैं सारे चीज़ पर से पर्दा हटा रहा हूं। देखिए, आप याद रखिए कि बिहार एसएससी की परीक्षा जो 26-27 नवंबर जो दी जा रही थी वो कैंसिल है, वो होने वाली नहीं है। इस सिलसिला में मैंने बातचीत की और अभी मैं बता रहा हूं 20 से 22 दिसंबर के बीच, यानी 20-21 हो या 21-22 हो, ये दिसंबर में आपके एग्जाम होंगे। 20 से 22 दिसंबर जो है बिहार एसएससी का एग्जाम होगा। 2 दिन होंगे और इस 2 दिन में जो है आप याद रखिएगा कि 150, आप स्वयं जानते हैं कि 150 अंक का जो है वस्तुनिष्ठ एग्जाम होगा और 150 प्रश्न, 150 उत्तर भी देने हैं। कोई चेंजिंग नहीं है, 150 प्रश्न है, 150 के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। यानी प्रत्येक अंक, आप एक प्रश्न सही बनाते हैं तो आपको 4 अंक जो है वो सही मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि आप यदि मान लीजिए कि बाय चांस 2 रंग कर दिए, मान लीजिए कि ए बी और ये गलती से ए और बी दोनों में लग गया, दोनों में लग गया। अब आप इसको सुधार नहीं सकते हैं, ये आपके गलत मार्क्स में आ जाएंगे। यानी ये जो है आप इसका उत्तर गलत हो जाएगा और इसके लिए 1 अंक सही में से काट लिया जाएगा। यानी आप रंगीन करते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि जो आपका सही उत्तर है सिर्फ उसी में लगाया जाए, बाद में यह सही नहीं किया जा सकता है और इसके दंड भी आपको मिल सकते हैं। यानी 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो आप जो भी बनाएं बिल्कुल सावधानी से बनाएं। तो इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई पहले प्रश्न पत्र मिला और प्रश्न पत्र को वो क्या करते हैं कि टिक कर देते हैं, प्रश्न में ही टिक कर देते हैं और टिक करने के बाद में कॉपी पर बनाते हैं। देखिए, आप यहां बहुत बड़ा मिस्टेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए 1 2 3 वहां बना हुआ है और आप जल्दबाजी में क्या हुआ कि आप पूरे बना लिए, 150 का 150 बना लिए और जब गोला करते वक्त में आया तो आप यहां से शुरू कर दिए, यानी 1 से ना शुरू करके 2 से शुरू कर दिए। तो हो सकता है बहुत सारे आपके जो उत्तर हैं वो सही होने के बाद भी गलत हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान ये रखिए कि जिस समय आप आंसर बनाए, जब लग जाए कि मेरा बिल्कुल सही है, आप उसी समय कलर कर लें। बिल्कुल कोई बाद की बात नहीं होनी चाहिए, जो आपका बन गया उस समय बिल्कुल आप कलर कर लीजिए। यहां पर बहुत परीक्षार्थी गलत करते हैं और मैं बार बार एग्जाम बैठा हूं, मैं जानता हूं कि कैसे मार्क्स आएंगे और कैसे निकालना चाहिए। आप ये सब भी यदि तय करके रहेंगे तो बिल्कुल आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपका मार्क्स अच्छा आएगा। और बिल्कुल जब आप क्लासरूम में जाइए पूरा एनर्जेटिक होके रसगुल्ला खा के जाइए, एकदम स्पंज वाला रसगुल्ला खाइए और पूरा एनर्जेटिक होके हंसते मुस्कुराते प्रवेश कीजिए और देखिएगा कि एकदम बालिक की तरह सामने वाला का आधा शक्ति आप ले लीजिएगा। कुछ नहीं है, एग्जाम कुछ नहीं है, आप निकाल सकते हो। अरे आप ही सब तो निकाल सकते हो, नहीं? तो आइए अब देखिए, ये यानी आपको गलत उत्तर से बचना है, क्योंकि आप यदि गलत उत्तर मारते हो तो सही में से भी आपके अंक कट जाएंगे।
तो आप प्रयास कीजिए। हाँ, यदि 50-50 चांस है तो आप ऐसे कंडीशन में रिस्क ले सकते हैं। दूसरी बात, आपको किताब ले जाना है कि नहीं ले जाना है। बहुत सारे लोग हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि सर किताब ले जाए। मैं तो किताब नहीं ले गया था, और हम बहुत टॉपर से भी बात किए तो वो किताब नहीं ले गया था। किताब ले जाने का मतलब आप भ्रामकता में पल रहे हैं। आपको किताब उल्टाने की फुर्सत नहीं है। आप किताब में यदि प्रश्न ढूंढते रह जाओगे, आपका उत्तर नहीं मिलने वाला है। तो आप किताब लगभग प्रयास कीजिए नहीं ले जाने का, ठीक है। आगे आते हैं। आप अब बिल्कुल नज़दीक हो चुका है, बहुत नज़दीक है, और इस 150 में आपके कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले हैं। ये इस बार कट ऑफ जो है वो कम से कम जाएगा। मैं अभी भी बता देता हूँ, 110 कम से कम आपको सॉल्व करना है, 110। तो ये मेरा टारगेट होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा किस पहलू को पढ़ें कि हमारा मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। देखिए, अभी आप सभी को जानते हैं, सब कोई देता है कि मेंटल एप्टीट्यूड है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ठीक है, ये सारे चीज़, जीके है, साइंस है, ये कितना कितना आएगा। देखिए, साइंस एकदम आंख बंद करके पढ़ा जा सकता है तो आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। देखिए, जिसका मैथ और साइंस अच्छा है वही इस एग्ज़ाम के लिए भाई बहुत सूट करता है, क्योंकि आप जीएस कितना भी पढ़ाई कर लो, आप जीएस जो है 70, 75, 80 तक ज़्यादा से ज़्यादा मार सकते हो। 100 जीएस पूछेगा, 100 जीएस में 25 जो है साइंस पूछेगा, साइंस रहेगा 25, और 75 करीब जो है आपका जीके से सवाल रहेगा। 75 जीके रहेगा, 25 साइंस रहेगा, और आप जानते हो कि 25 मार्क्स जो है वो आपके मेंटल एप्टीट्यूड से रहेंगे, मेंटल एप्टीट्यूड से। और आप जानते हो 20 से 25 नंबर जो है ये आपके मैथ्स रहेगा, मैथ्स कम ही रहता है, और आपके 25 से 30 सवाल जो है आप रीजनिंग के उठा सकते हो। तो आप देखिए भाई, आप देखिए साइंस में ये मैथ वाला पूरा, मैथ और रीजनिंग वाले देखिए 25, 75 ये नंबर हो गए, और 25 यहाँ 100 नंबर यदि साइंस वाले जोड़ते हैं 100 नंबर। बोलिए, बहुत आसान है ना। चयन का सबसे सुंदर तरीका है मैथ साइंस रगड़ दीजिए, पूरा रगड़िए मैथ साइंस, और आपका रिजल्ट क्लियर है। ये जो पूछा जाएगा स्टैटिक जीके का बहुत रोल है। स्टैटिक जीके का ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप स्टैटिक जीके पूरा रगड़ के तैयारी कर लेते हैं, स्टैटिक जीके याद रखिएगा, स्टैटिक जीके आपका जितना मजबूत होगा, स्टैटिक जीके जिसका खूब बढ़िया है, जिसका करंट अच्छा है, जो बिहार स्पेशलिस्ट है, और उसके बाद सब सब्जेक्ट में जाइए, हिस्ट्री जाइए, पॉलिटी जाइए, हिस्ट्री जाइए, पॉलिटी जाइए, ये आपका ज्योग्राफी जाइए, एग्रीकल्चर जाइए, साइंस टेक्नोलॉजी जाइए, ये सारे जा सकते हैं। इसमें बहुत कम मार्क्स रहते हैं। देखिए, स्टैटिक जीके सब शानदार है। स्टैटिक जीके, करंट और बिहार, ये 3 को पढ़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस 3 को से आएगा। ये करीब 30 से 35 नंबर सवाल उठाएगा। अब आप देखिए, यही आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल दे रहा है, 30 से 35 आंख बंद करके। अब आप देखिए, और इससे 20 नंबर का सवाल आएगा, 15 से 20 नंबर का सवाल। तो इस तरीका से आप देखिए कि स्टैटिक जीके, बिहार और करंट रगड़ दीजिए 30 से 35, और उधर मैंने बतलाया था आपको 120 के करीब बतलाया था, नहीं 100 के करीब बतलाया था, और ये 30, 20, 50। तो इस तरीका से आपके क्या पड़ गए। तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, ये आपके बिहार एसएससी का रूप यही है। तो इसका सबसे मजबूत कड़ी साइंस है।
इस साइंस में बायोलॉजी का बहुत बड़ी भूमिका है। आइए, बायोलॉजी कहाँ से सवाल उठाएगा उसको हम 5 से 6 क्लास में समाप्त करते हैं बायोलॉजी। तो बायो हम लोग अभी देखेंगे। इसमें थोड़ा सा देखिए, ये मॉडल मेरे पास है, बहुत शानदार ये मॉडल है। ये आपका पहली बार पूछा भी गया था, जो मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है वही मेरे पास सेट है अभी तक। तो इसमें आप याद रखिएगा कि जैसे कि बहुत प्रश्न क्या होते हैं, हिंदी में कुछ है और अंग्रेजी में कुछ है, हो सकता है ऐसा प्रश्न बहुत कई बार डिफर हो सकते हैं। तो आपका जो अंग्रेजी में प्रश्न होगा उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, यानी हिंदी में जो है अंग्रेजी में भी पढ़िए। हिंदी और ये अंग्रेजी दोनों में अंग्रेजी मानक होगा, तो आप बिल्कुल ये रखेंगे कि जब भी आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो अंग्रेजी में पढ़ लेंगे, और अंग्रेजी में जो उत्तर आपको लगे वो आपका मानक और ये सही माना जाएगा। तीसरी बात ध्यान रखिएगा कि आप इसमें कैलकुलेटर वगैरह नहीं ले जाइएगा। आप हाथ में जो ये कैलकुलेटर टाइप वाला जो घड़ी है वो सब यूज नहीं कीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आइए, तो मैं ये कह रहा था कि साइंस पेपर में बायो थोड़ा सा ध्यान देना है। आइए, बायो में क्या है और किस प्रकार के सवाल रखे जाते हैं। देखिए, जब भी सवाल रखा जाएगा तो आपके जो मतलब न्यूरॉन्स है, जो तंत्रिका है, उससे सवाल आएंगे। आज मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं, तंत्रिका तंत्र पर। चलिए, तंत्रिका तंत्र, और मैं बस एकदम संक्षेप में बताऊंगा, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं एकदम 5 पॉइंट लिखूंगा, सिर्फ 5 पॉइंट पढ़ो, ज़्यादा एकदम नहीं पढ़ना है। देखिए, एक ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने और स्मृति रखने के साथ साथ पूरे शरीर को नियंत्रण करता है, वह तंत्रिका तंत्र कहलाता है। बिल्कुल, यानी ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने, स्मृति रखने, ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने, स्मृति रखने के साथ साथ पूरे शरीर को नियंत्रण में रखता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र कहलाता। बहुत सिंपल बात हो गया कि तंत्रिका तंत्र सोचने के लिए, समझने के लिए, स्मृति रखने के लिए और पूरे शरीर को नियंत्रण में रखने वाला जो कोई तंत्र काम करता है वो तंत्रिका तंत्र होता है। और इसकी जो रचना होती है धागा नुमा होती है। सबसे लंबी कोशिका, याद रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन्स। कई बार सवाल आते हैं, न्यूरॉन्स, धागा नुमा संरचना, ये सारे पॉइंट्स याद रखिए। न्यूरॉन, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं। न्यूरॉन कोशिका कभी भी विभाजित नहीं होती। न्यूरॉन कोशिका कभी भी विभाजित नहीं होती। न्यूरॉन्स कोशिका जो है कभी भी विभाजित नहीं होती है, ये याद रखिएगा। शरीर की सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है।
जिम्मेदार होती है। एक बात याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है कि शरीर की सभी प्रकार की गतिविधि के लिए जिम्मेदार होती है। याद रखिएगा न्यूरॉन। कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, इसकी संरचना धागानुमा होती है, ये कभी भी विभाजित नहीं होती है। यह सोचने समझने स्मृति रखने के लिए और के साथ साथ पूरे शरीर को भी नियंत्रित करती है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए न्यूरॉन जो है कैसा होता है, आप बिल्कुल इसको एक छोटा सा स्ट्रक्चर के द्वारा आप समझ सकते हैं। आइए हम देख रहे हैं कि जो है ये डेंड्राइट है और इस तरीका से ये फिर आ गया, ये देखिए यही हमारा सेंटर है और यही बिल्कुल इसको सेल बॉडी कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा यही डेंड्राइल है, ये जो डेंड्राइल देख रहे हैं, डेंड्राइल देख रहे हैं, डेंड्राइल ये हमारा सेंटर है। न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, सेल बॉडी कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं से जो है एक निकलता है और ये लास्ट में ये सब ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ना और फिर यहाँ पर से फिर अपना वही जो है बना हुआ है। चलिए तो ये हमारा न्यूरॉन्स है और यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो है ये क्या होते हैं, सो सुनिए, ये हमारा जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन, ये डेंड्राइल देख रहे हैं ना, ये हमारे मतलब ये सूचक हैं, एक तरह से जो सूचना प्रदान करते हैं, जो हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो कैसे एक दूसरे से जुड़े होता है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, ये क्या करता है, फिर से अब ये दूसरा न्यूट्रॉन फिर यहाँ जुड़ गया, न्यूरॉन फिर यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से आया और फिर यहाँ से बन गया, तो इस तरीका से फिर यहाँ से भी बन गया, तो यहाँ से भी बन गया, तो जितना भी देख रहे हैं सारे न्यूरॉन्स फिर बनते चले जाएंगे। तो इस तरीका से क्या होता है कि हमारा जो ये तंत्र है सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है और ये बार बार आता है, इसको ध्यान रखने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूरॉन इसके बाद कैसे काम करता है, किस हार्मोन के द्वारा काम करता है, ये याद रखिए। इसमें 3-4 पॉइंट ही याद रखना है, ये मैं बता रहा हूं। जैसे कि आइए, तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर आइए कि सेंट्रल नर्वस होता है, पहला नंबर में सेंट्रल नर्वस, सेंट्रल नर्वस, ठीक है। दूसरा याद रखिए पेरिफेरल नर्वस, पेरिफेरल नर्वस, और तीसरा याद रखिए ऑटोमेटिक नर्वस। ऑटोमेटिक नर्वस, देखिए ये सेंट्रल नर्वस, पेरिफेरल नर्वस और ऑटोमेटिक नर्वस, ये हमारा 3 प्रकार का जो है से होता है। आइए सबसे पहले आप ये पढ़िए कि सेंट्रल नर्वस क्या है, पेरिफेरल नर्वस क्या है, ऑटोमेटिक नर्वस क्या है। ऑटोमेटिक, आइए सबसे पहले आइए सेंट्रल, ये 2 प्रकार के होते हैं भाई, ये 2 प्रकार का होता है। आइए मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। आइए सेंट्रल नर्वस के बारे में पढ़िए। सेंट्रल नर्वस 2 प्रकार के होंगे और यहीं पर मिल लीजिए हमारा 1 नंबर में याद रखिए ब्रेन, यही ब्रेन काम करेगा, ब्रेन, और यही सवाल उठाएगा। और दूसरा जो है स्पाइनल, स्पाइनल कोड, मेरुदंड जो देख रहे हो, स्पाइनल कोड। अब हमारा याद रखिएगा यही हमारा 2 प्रकार का सेंट्रल नर्वस 2 प्रकार का हो गया। एक तो हो गया हमारा ब्रेन, दूसरा हो गया स्पाइनल कोड। ब्रेन याद रखिएगा, कहता है कि ब्रेन, अब ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं मैं उस पर अब चर्चा करूंगा। पहले आप यहां याद रखिए कि सेंट्रल नर्वस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ब्रेन होते हैं, स्पाइनल कोड होते हैं, ठीक है। दूसरा
कि ये जो ब्रेन है, ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं, अब मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। ब्रेन के बारे में एक क्लास अलग से लूँगा, क्योंकि ब्रेन जो है वहाँ सवाल ज़्यादा उठाएगा और यही आप पढ़िएगा कि ब्रेन में होते क्या है। मैं ब्रेन के बारे में बतला देता हूँ कि इसमें लगभग 100 बिलियन न्यूट्रॉन होते हैं। अब जान लीजिए कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 100 बिलियंस न्यूट्रॉन। अब देखिए बिलियंस न्यूट्रॉन होते हैं, ये न्यूरॉन्स होते हैं। तो भाई ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होता है, ये याद रखिए। लेकिन इस 100 बिलियन में 15 बिलियन ही एक्टिव होता है, ये याद रखिएगा। यानी लगभग जितने न्यूरॉन्स हैं उसमें मात्र ब्रेन के % ब्रेन ही क्या करते हैं, सक्रिय होते हैं। अब आप बतलाइए, यदि 15% बिलियन यानी 15% ब्रेन का जो सिस्टम है सेंट्रल नर्वस, वो यदि मात्र एक्टिव है और इतने बड़े और ज़्यादा से ज़्यादा नर्वस ये ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, तब क्या हो सकता है, बहुत बड़ी बात हो सकती है। आइए उस पर हम लोग ना जाए, ये याद रखें कि यह न्यूरॉन्स, एक बात और याद रखिएगा कि उसमें भी 15 बिलियन जो मैंने कहा 0 से 5 साल के बच्चों में होता है। यानी पूछा जा सकता है कि निम्न में किस अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन एक्टिव होते हैं, आप कहिएगा 0 से 5 साल के बच्चों में ब्रेन जो सेंट्रल नर्वस है, जो ब्रेन के रूप में है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये था। और ये भी याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क को दुनिया का सबसे कठिन संरचना कहा जाता है। मानव मस्तिष्क को यानी दुनिया का सबसे कठिन रचना यही न्यूरॉन्स ही है, ये ब्रेन। अब आप समझ जाइए इसका वजन कितना होता है। आपका इसका वजन 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है। इस ब्रेन का जो वजन है वो मात्र 1300 ग्राम से 1400 ग्राम यानी 1.5 kg भी नहीं होता है, ये याद रखिएगा। मानव ब्रेन जो है वो 0 से 5 साल, उसके बाद घटता चला जाता है, 5 साल के बाद मान लीजिए और घटते चला जाएगा। और यही कारण है कि बुढ़ापा में बहुत सारे जो एक्टिव हैं वो इनएक्टिव हो जाता है, तो याददाश्त खत्म हो जाती है। तो मेन हमारा जो एक्टिव ब्रेन न्यूरॉन्स है वो 0 से 5 साल में ज़्यादा होता है। उसमें बच्चे की बहुत ज़्यादा ललक होती है, सीखने की ललक होती है, जो सीखा वो तुरंत सीख जाएगा, क्योंकि ब्रेन वहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं। तो 0 से 5 साल में, अब 5 से 10 में आइएगा थोड़ा घट जाएगा, फिर आइएगा और घट जाएगा, अभी हमारा बहुत घटा होगा, और आगे बढ़ जाएंगे तो और ज़्यादा घट जाएगा। तो इस तरीक़ा से जो है से इसका एक्टिव और इनएक्टिव न्यूरॉन्स के आधार पर हमारा ब्रेन काम करता है। स्मरण शक्ति याद करने में या याद रखने में ज़्यादा काम करता है। चलिए, इसका वजन 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है, ये बात जान लीजिए। मात्र 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है, यही हमारा जो है मस्तिष्क का भार है। चलिए आगे आइए कि ये जो है मानव मस्तिष्क जो है सो आप जानते होंगे क्रैनियम, क्रैनियम माने कपाल होता है। इस कपाल के अंदर ब्रेन जो है वो बंद है ना, किसके अंदर, क्रैनियम के अंदर, यानी कपाल के अंदर जो मानव मस्तिष्क है वो बंद है, घुसा हुआ है, क्रैनियम उसकी रक्षा कर रहा है। ठीक है, तो मस्तिष्क के किनारे पर जब आप जाइएगा तो यही जो है एक झिल्ली पाई जाती है। जब आप यानी क्रैनियम के नीचे और ब्रेन का जो झिल्ली है वो झिल्ली है, झिल्ली ब्रेन का झिल्ली आप कहिए इसको, ब्रेन झिल्ली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई,
एक झिल्ली पाई जाती है, इसी को मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस, मेनिंजेस। अब देखिए यही मेनिंजेस में जब सूजन हो जाता है और सर दर्द चालू हो जाता है, दिमागी बुखार हो जाता है, ये मेनिंजेस में सूजन आया, इसी में सूजन हो गया, तो इसी को कहते हैं ब्रेन मेनिंजाइटिस रोग। क्या कहते हैं? ब्रेन मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइटिस रोग होता है। मेनिंजाइटिस ने ब्रेन मेनिंजाइटिस था, इसी का ये जो दिमाग की जो अंदर ये जो झिल्ली है ऊपर का, यानी क्रेनियम के नीचे का, उस झिल्ली में यदि सूजन आ जाता है तो उस सूजन के कारण क्या होती है, एक बीमारी हो जाती है। इसको दिमागी ज्वर भी कह सकते हैं, दिमागी बुखार कह सकते हैं, ठीक है। और इतना ब्रेन हीट हो जाता है, इतना हीट हो जाता है, 104, 105, 106 पर पहुंच जाता है। ये दिमागी बुखार जल्दी से उतरता नहीं है, ठीक है। तो ये ब्रेन मेनिंजाइटिस जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी भी है, ये याद रखिएगा। ये झिल्ली जो होता है ना, वो 3 सतह इसके होते हैं झिल्ली की। अब मैं बता रहा हूँ, इस झिल्ली जो आप पढ़े, मेनिंजेस जिसको पढ़े, उसके 3 लेयर होते हैं, 3 सतह होते हैं। मैं उसकी चर्चा अब कर रहा हूं। तो एक झिल्ली के पहला हो गया बाहरी झिल्ली, बाहरी सतह कह सकते हैं, उसको कहते हैं ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर का मतलब क्या हो गया? बाहरी सतह, बाहरी सतह, बाहरी सतह है। दूसरा है मध्य, जिसको ने आर्कनॉइड कहते हैं, आर्कनॉइड, मध्य सतह। और एक तीसरा है जिसको आप पाइमीटर कहिए, पाइमीटर। और ये जो है जिसको अंतः सतह कहते हैं, अंतः सतह। आप देख रहे हो यही 3 सतह होते हैं, ड्यूरामीटर, आर्कनॉइड और पाइमीटर। अब देखिए ये झिल्ली से संबंधित है। मानव की जो झिल्ली है, मानव मस्तिष्क की जो झिल्ली है, उसके 3 लेयर हो गए। तो 3 ड्यूरामीटर, आर्कमीटर और पाइमीटर, ये 3 होते हैं। अब यहाँ सवाल कई बार आया हुआ है कि ड्यूरामीटर किससे संबंधित? मानव झिल्ली, मानव मस्तिष्क के झिल्ली से है। आर्कनॉइड मानव मस्तिष्क के झिल्ली से है। पाइमीटर मानव मस्तिष्क के झिल्ली से। ये 3 प्रकार के सतह हैं, ये याद रखिएगा। अब देखिए, इसको मस्तिष्क जो होता है फूड और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। आप कहो ये कैसे सर? ये सारा जब नियंत्रण ही करता है तो फूड कहाँ तक जाना चाहिए, किसमें कितने फूड एनर्जी में बदले जाए, ये सारा नियंत्रण तो मस्तिष्क ही करता है। तो आप ये तक तैयार रखिएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। मस्तिष्क जो होते हैं वो उसका संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ये हम लोग पढ़ाई करेंगे। वो भी 3 प्रकार के होते हैं, यह याद रखिएगा। एक होता है अग्र मस्तिष्क, जिसको प्रोस्निफेलम कहते हैं। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, जिसको माइसेनफेलम कहते हैं। और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क, जिसको रोम्बेंसफेलम कहते हैं। ये याद रखिए, 3 प्रकार के ये भी होते हैं। यानी मस्तिष्क के संरचना हम 3 प्रकार के लेंगे। पहला नंबर लीजिए अग्र मस्तिष्क, कहिए अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क का क्या काम है, यहीं पर पढ़ लीजिए। इसको फोर ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन भी कहते हैं। या पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, सबसे बड़ा भाग 2/3 भाग यही अग्र मस्तिष्क की होता है। पूछेगा मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है, तो अग्र मस्तिष्क याद रखिएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा न्यूरॉन कहाँ होगा भाई? न्यूरॉन सबसे अधिक इसी भाग में होगा, याद रखिएगा।
सबसे अधिक इसी भाग में न्यूरॉन्स होगा। ठीक है, और ये भी दो प्रकार का होता है, ये याद रखिएगा। अग्र मस्तिष्क भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सेरिब्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है सेरिब्रम। पहला है सेरिब्रम और दूसरा का ये डायनसेफ्लॉन होता है, डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन यानी पहला हो गया सेरिब्रम, दूसरा होगा डायनसेफ्लॉन हो गया। और इसी को सेरिब्रम को ही हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। ठीक है, याद रखिएगा इसमें दो प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है और अग्र मस्तिष्क के डायनसेफ्लॉन में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन ये आए हुए हैं, मास्टर ग्रंथि माने पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि डायनसेफ्लॉन में होता है। डायनसेफ्लॉन अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। अग्र मस्तिष्क में सबसे अधिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये ब्रेन का 2/3 भाग होता है, ये याद रखिएगा। दूसरा है, मैं बतला रहा हूं, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि काफी इंपॉर्टेंट है, पीनियल ग्रंथि। और ये हम बता देते हैं, इसको जैविक घड़ी भी कहा जाता है। जैविक घड़ी बहुत बढ़िया याद है, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक। कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं जैविक घड़ी भाई कौन किस ग्रंथि कहा जाता है। तो याद रखिएगा पीनियल ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? डायनसेफ्लॉन में पाया जाता है। तो डायनसेफ्लॉन एकदम समझ गए होंगे, डायनसेफ्लॉन के दो पार्ट हो गए, पीयूष ग्रंथि हो गए, पीनियल ग्रंथि हो गए। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि जैविक घड़ी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेरिब्रम। सेरिब्रम जो मैंने बतलाया, इसका दूसरा पार्ट सेरिब्रम है। उस सेरिब्रम के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। चलिए, इसका जो सेरिब्रम है प्रमस्तिष्क, मैंने कहा ये भी दो प्रकार में होगा, ये याद रखिएगा। पहला प्रकार होगा आपका थैलमस, थैलमस, और दूसरा हाइपोथैलमस। और सारा जो हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे यही सब इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये ठंडा का एहसास थैलमस देता है, गर्मी का एहसास थैलमस देता है, दर्द का एहसास थैलमस देता है। समझ गए? आइए, हाइपोथैलमस क्या करता है? प्यास देता है, प्यास लगाता है हाइपोथैलमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। एक क्या हुआ, मेरी बहन जो बीपीएससी कर रही थी, उसको आया, वो बड़ा डर गई, तो उसको मुंह सूख गया। बोला प्यास लगी है? तो बोली हाँ, थोड़ा पानी मिल जाता है। तो बोला कि आपके किस कौन सा ग्रंथि से ये प्यास का एहसास हो रहा है? बहुत तेज थी, बोली तुरंत हाइपोथैलमस। काफी इंपॉर्टेंट हाइपोथैलमस। भूख का एहसास कौन देता है? हाइपोथैलमस देता है। ठीक है, गुस्सा का एहसास कौन देता है? हाइपोथैलमस देता है। प्यार का एहसास कौन कराता है भाई? प्यार, मोहब्बत, इश्क जितना भी है हाइपोथैलमस में ही होता है। हाइपोथैलमस जिसका कमजोर है, प्यार नहीं होगा, गुस्सा नहीं करेगा, भूख कम लगेगा, प्यास कम लगेगा, वो हाइपोथैलमस। ये काफी एक तरह से कम एहसास, फीलिंग्स, फीलिंग्स। ठीक है, तो ये सारे देते हैं हाइपोथैलमस। और ये क्या देता है? ठंडा का एहसास देता है, गर्म का एहसास देता है, दर्द का एहसास देता है। ये सारे थैलमस। तो ये इंपॉर्टेंट, यही सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ब्रेन से ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसको तैयार करना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा प्रकार मैंने पहला प्रकार जो दिया वो अग्र मस्तिष्क दिया, दूसरा ये मध्य मस्तिष्क की चर्चा हम लोग कर लें।
आइए दूसरा है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है, ये दूसरा बड़ा हिस्सा है भाई, और इसको जो है ये याद रखिएगा आप, सेरिब्रल, ये भी दो प्रकार का होगा, जान लीजिए, ये भी दो प्रकार का होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आपका ये कार्पोरा, और यहां पर यह याद रखिए सेरिब्रल, ब्रल और ब्रह्म, ब्रह्म हो गया था अग्र, अब ब्रल हो गया मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क सुन लिए, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये सेरिब्रल पैडल कह सकते हैं इसको, पैडल, ये तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है, काफी इंपॉर्टेंट। स्पाइनल कॉर्ड को कौन जोड़ता है, मध्य मस्तिष्क का सेरिब्रल पैडल जोड़ता है स्पाइनल कॉर्ड को, काफी इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने वाला सेरिब्रल पैडल होता है। और ये याद रखिएगा, ये देखने सुनने का, जैसे हम आपको देखे, हम समझ गए कि राम है, ये राम का एहसास कराना, ये कार्पोरा, यही जो है मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कार्पोरा, इसको पूरा नाम मैं लिख देता हूं, कार्पोरा कैटिजैमिना, कैटिजैमिना। ये एहसास कराता है, देखना सुनना, किसी का नाम, जैसे आप मान लीजिए कि कोई बोल रहा है, बोली से ही हम पकड़ लिए ये फलना आदमी बोल रहा है, ये सब का एहसास कैरिपोरा कैटिजैमिना से होता है, और ये मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। ये जो है स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड सेरिब्रल पैडल से जुड़ा होता है, जो मध्य मस्तिष्क का भाग है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आइए तीसरा नंबर हम लोग पढ़ते हैं, ये दूसरा भाग पर है, और सबसे छोटा जो होता है पश्च मस्तिष्क होता है, ये याद रखिएगा, पश्च मस्तिष्क सबसे छोटा। तीसरा नंबर पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क क्या होता है, सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा पश्च मस्तिष्क है, ठीक है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम, देखिए सब नाम अलग अलग है, सेरिब्रल है, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, ठीक है। इसको हिंदी में अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, अनुमस्तिष्क। और दूसरा पार्ट ये याद रखिएगा, ये मेडुला होता है, क्या होता है, मेडुला होता है। अब ये याद रखिए, सेरिबेलम और मेडुला, ये दोनों पार्ट को याद रखिएगा। ये क्या करता है, शरीर, मेडुला शरीर के आंतरिक भाग को नियंत्रित करता है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा हुआ, आंतरिक भागों को नियंत्रित करता है। कौन करता है, मेडुला करता है, ठीक है। जितना जैसे पाचन है, उत्सर्जन है, आप जैसे यूरिनरी सिस्टम है, जैसे टॉयलेट वगैरह का एहसास कौन कराता है, मेडुला कराता है, ठीक है। आपको जो बाथरूम जाने की इच्छा है कौन कराता है, मेडुला कराता है। और ये कहाँ पाया जाता है, पश्च मस्तिष्क पाया जाता है, ठीक है। ये याद रखिए। आपको सांस में प्रॉब्लम हो रहा है, ये एहसास कौन दिलाएगा, मेडुला दिलाएगा, ठीक है। आपको श्वसन का एहसास मेडुला दिलाएगा, आपको उत्सर्जन का एहसास कौन दिलाएगा, मेडुला दिलाएगा। यही सब तो सवाल